Hello student, I'm Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अभी तक हमने बात की थी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10th एनसीईआरटी और सिक्स चैप्टर जो आपकी साइंस बुक है उसका। तो हम इसमें हमने अभी तक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने उसमें कुछ चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका कौन सा है, रेस्पिरेशन है। ओके, तो रेस्पिरेशन वाले जो टॉपिक है इसमें हमने जैसे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर लास्ट में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट को समझा था। तो लास्ट में जब हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट को समझा तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझने के लिए। ये मैं एक अलग से लेक्चर बना के इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक अलग से लेक्चर मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ जाए कि जो एनिमल है उसमें रेस्पिरेशन क्या होता है, रीज़न क्या होता है और क्यों इनमें ऑर्गन जो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए जो स्पेसिफाइड ऑर्गन होते हैं उनका एवोल्यूशन वो किस तरह से इवॉल्व हुए और किस तरीके का स्ट्रक्चर उनका है जिनसे वो जो फैसिलिटेट करते हैं रेस्पिरेशन में, जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम इनको समझेंगे। देखो, एनिमल के बारे में हम जानते हैं, एनिमल आपके दोनों होते हैं। मेन तो रीजन यही है कि चाहे एनिमल हो या प्लांट हो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो दोनों होता है। एक फिजिकल प्रोसेस आपका होता है, मैंने पहले बताया रेस्पिरेशन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मींस फिजिकल प्रोसेस भी होता है इसमें और इसमें केमिकल प्रोसेस भी होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो उस केमिकल प्रोसेस को हमने मैंने बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन, इससे मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन कहा था। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन को आपने समझा था एरोबिक और एनारोबिक में डिवाइड करके। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक आपका था एनारोबिक और एक आपका था एरोबिक। तो हमने एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिएक्शंस के बारे में बात की, दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात की। तो फिजिकल प्रोसेस ये अब जब बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में, तो ये चाहे प्लांट हो या एनिमल हो दोनों में ये सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान सा है, मैंने आपको बता दिया, पहले से ही लेक्चर डाल दिए उसमें प्लेलिस्ट में आपका पड़ा होगा, आप एक बार देख ले उसे जरूर। ठीक है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा और ये कॉमन होता है चाहे वो प्लांट रेस्पिरेशन हो या फिर एनिमल रेस्पिरेशन। जो डिफरेंट जो उनके बीच में होता है वो आपका डिफरेंस कहाँ पे होता है, फिजिकल रेस्पिरेशन में होता है। ओके, तो फिजिकल रेस्पिरेशन के लिए जैसे हमने देखा कि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था प्लांट में, हमने देखा कि ज्यादातर जो प्लांट था उसमें क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। डिफ्यूजन, स्पेशली डिफ्यूजन होता है। बट अगर एनिमल के बारे में बात करें इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसको हम डिफ्यूजन ना कह के इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, इनको हम ब्रीदिंग कह देते हैं। चलो, अब हमें मेन कुल मिला के बात वही है आपकी, वहीं के वहीं आ जाती है कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर रखना है या फिर बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी और किसको बाहर निकालेगी, CO2 को बॉडी से बाहर निकालेगी। यही मेन काम इसका है। ओके, अब ये किस तरह से होता है हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल, जितने भी एनिमल है उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इवॉल्व हुए हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, वो उनका होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे हार्ट का होना ज़रूरी है उसी तरह से जो एक सिस्टम चाहिए जो वाटर को सर्कुलेट करे, ब्लड को सर्कुलेट करे, एक सिस्टम आपको चाहिए जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, एक सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह से हमारी बॉडी में या फिर एनिमल की बॉडी में भी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसमें एक मेन ऑर्गन होता है। ओके, अब हम अगर उसके बारे में बात करें तो जो एनिमल होते हैं एनिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब हम उनको देखेंगे कि किस तरह से उनके ऑर्गन का एवोल्यूशन हुआ है। देखो, ऑर्गन का एवोल्यूशन का मतलब होता है डिफरेंट प्लेस पे रहने की वजह से या डिफरेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसकी अवेलेबिलिटी होती है। जहाँ पे जैसे वो अवेलेबल होगी ऑक्सीजन वैसे ही बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप चेंज हो जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन होता है, उनका भी उसी तरह से कुछ चेंजेस हुआ है।
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आसानी से नहीं मिल पाती, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जो एनिमल होते हैं ज़्यादातर दो जगहों पे सर्वाइव करते हैं। एक तो होते हैं वाटर में और एक होते हैं एटमॉस्फेयर या फिर एयर में, ठीक है ना, या फिर जो एयर से अपनी ब्रीदिंग करते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हम इनको कह सकते हैं। एक तो आपके हो जाएंगे एक्वाटिक, पहले हम एक्वाटिक के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हो जाएंगे आपके एक्वाटिक, सेकेंड आपका हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। अब बात करते हैं एक्वाटिक के बारे में। देखो एक्वाटिक में क्या आता है हम इसको समझते हैं। जैसे एक्वाटिक में आपका फिश आ गया, ठीक है ना, फिश है। अब हम बात कर रहे हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये ब्रीदिंग कहां पे करते हैं? ये ब्रीदिंग करते हैं वाटर में। और वाटर में जो ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। अगर हम वाटर में एयर की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द वाटर इन ऑक्सीजन इन एयर, तो इसमें कम है। अब यहाँ पे फिश को भी ऑक्सीजन की चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, बट हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 21% है। और जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में लेस देन 1% होती है, लेस देन 1% मान लेते हैं, सिर्फ 1% ही कह लेते हैं। अब काफी डिफरेंस आ गया। जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, लगभग उतनी ही फिश को भी चाहिए, उतना ही रेट ऑफ उतना ही ऑक्सीजन चाहिए। तो बस ये क्या करते हैं, ये अपने ब्रीदिंग रेट को हाई कर देते हैं। ये क्या करेंगे, ये अपने ब्रीदिंग रेट को क्या कर देंगे? हाई कर देंगे। तो जो वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फिश, वो क्या करते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो काफी हायर साइड होता है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू द टेरेस्ट्रियल। और जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म उनसे कंपेयर कर ले तो ऐसा होता है। अब उस ब्रीदिंग रेट को हाई करने के लिए उनके पास कौन सा ऑर्गन होता है, या फिर वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं गिल्स। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, गिल्स। तो गिल्स जो होता है फिश में पाया जाता है, और ये वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, फिश में होता क्या है, फिश में क्या होता है ना कि सबसे पहले जैसे वाटर जो होता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन है, वाटर जो होता है वो कहाँ पे जाता है? पहले उनके माउथ में होता है, माउथ में पहुंचता है। जब ये ब्रीदिंग करते हैं तो सबसे पहले माउथ में ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन होती है, या फिर वाटर जो होता है ये उनके माउथ तक पहुंचता है। अब माउथ उस वाटर को पुश कर देगा किसकी तरफ? गिल्स की तरफ पुश कर देगा। अब ये गिल्स की तरफ चला गया। गिल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, फिर जो वो परमिएबल होती है ऑक्सीजन के लिए, को इजीली वो एब्जॉर्ब कर लेगी। मीन्स जो गिल्स होती है, आपने अगर फिश देखा होगा तो आपको समझ में आ जाता होगा कि कहाँ पर उनकी गिल्स पाई जाती है। ये एक फिश है। ओके, तो इस फिश के अंदर ये जो आपका दिख रहा है अपरकुलम इसको कहते हैं, ये अपरकुलम है। अगर इसको आप हटाएंगे, इस पार्ट को आप हटाएंगे, उठाएंगे ऊपर, तो उसके अंदर एक डेलिकेट सा स्ट्रक्चर, रेड कलर का डेलिकेट स्ट्रक्चर दिखता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इसके अंदर पाया जाता है, रेड कलर का आप उठा के देखेंगे उसको, तो उसको गिल्स कहते हैं। तो वो गिल्स जो होता है ना वो काफी परमिएबल होता है। वहां पे जैसे ही उससे टच होता है, वाटर टच होता है, तो वहां से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये क्या करता है? उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। सबसे पहले वाटर कहाँ पे पहुंचा? माउथ में। माउथ से ये कहाँ पे पहुंचा? गिल्स के पास पहुंचा। गिल्स से ये उसने उस ऑक्सीजन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो इस तरीके से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस तरह से, देखो क्योंकि ये एयर में रेस्पिरेशन करते हैं, इनका जो ब्रीदिंग होता है वो एयर में होता है। और एयर में जब इनका वो ब्रीदिंग होगा तो वहां पे क्या होता है ना कि इनको एक सरफेस चाहिए जहां पे ये क्या कर सके? इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले। मींस ये एक सरफेस इनको चाहिए। ये बॉडी है उनकी,
ताकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें और बॉडी के अंदर पहुंच जाए। तो उसको बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए जितना छोटा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि कोई ऐसा तो स्ट्रक्चर है नहीं कि वो खींच रहा है, ऐसा खींचने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस है, कोई खींचने का प्रोसेस नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे सिंपली एब्जॉर्ब होता है। जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कि उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये उनका सरफेस एरिया हो गया। तो अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन को इवॉल्व किया, अलग अलग उनके अंदर ऑर्गन का एवोल्यूशन हुआ और उनके सरफेस एरिया क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो वो कौन से ऑर्गन कहलाते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं, जिनके अंदर वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया गया, उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये जो सरफेस एरिया इनका जो होता है ना, वो इंक्रीज कर गया और उसने क्या बना लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बना लिया। अब उस पार्ट को जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा इंक्रीज हो जाए, उनको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, दीज आर इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन या फिर एयर के कांटेक्ट में होते हैं। ओके, हम ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे, हम एनिमल में रेस्पिरेशन के बारे में अभी बात कर रहे हैं, या एनिमल में ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, तो मैं उसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा से, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो रीजन यही है। अब देखो एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया ऑर्गन के, क्योंकि आप देखो ये जो सरफेस एरिया जो होता है ना, जो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, जो एब्जॉर्ब करता है, वो जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा ही फाइन एंड डेलिकेट होता है। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ, फाइन एंड डेलिकेट, और सेंसिटिव भी होता है, डेलिकेट होता है। तो इसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब जब इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले नेचर ने क्या किया, इनको बाहर रखने के बजाय इनको बॉडी के अंदर कर दिया। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें, तो अब इनको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बॉडी के अंदर, विद इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए नेचर ने बहुत अच्छा काम किया कि इसको बॉडी के अंदर, विद इन बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर अब पाए जाते हैं। तो जो सरफेस एरिया जो होते हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जब बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये विद इन बॉडी पाए जाते हैं, जब ये विद इन बॉडी ऑर्गन, विद इन बॉडी पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, क्योंकि ये सरफेस एरिया जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो यहाँ तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं पासेस। ठीक है, अगर हम बात करें अपने बारे में, ह्यूमन के बारे में, तो मैं बार बार ह्यूमन का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें, जैसे हमारा नस्ट्रिल है, नजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फिर उसके बाद लंग्स आता है। तो लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन वहां तक ले जाने का काम एक पासेस का होता है। वो उस पासेस के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वहां तक पहुंच जाती है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक उस सिस्टम के बारे में जिसे हमें पढ़ना है। और यहाँ ये वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन को, लंग्स ऐसी जगह होगी, या फिर वो पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड CO2 को गेटिंग रीड कर दिया जाता है, तो इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन विल बी अपटेकन एंड दिस CO2 गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी से इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब मैं कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बता दे रहा हूँ, जो कि आपके NCERT में तो नहीं लिखा हुआ है, बट आपको जानना चाहिए। कुछ सिंपल से है आपको लर्न करने ने। जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म। ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में उनकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें कॉकरोच के बारे में, ये भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा का है। ये एनिलिडा का था, ये आर्थ्रोपोडा का है। तो
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रैकिया, इनमें ट्रैकिया पाया जाता है। अब अगर हम बात करें फिश के बारे में बात करें, तो फिश के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो फिश के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम कहते हैं गिल्स, जिसके पास अब जिसके बारे में मैंने बताया था। फ्रॉग के बारे में बात करें तो फ्रॉग क्योंकि एम्फीबियन होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर, तो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। तो उनके पास एक्चुअली वाटर पे सर्वाइव करने के लिए गिल्स होती है, लैंड पे सर्वाइव करने के लिए लंग्स होती है। उसके अलावा वाटर में उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, जिससे वो स्किन से भी रेस्पिरेशन का या फिर ब्रीदिंग का काम करते हैं, वाटर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो उनके पास ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉग के पास गिल्स भी है, लंग्स भी है एंड उनकी मॉइस्ट स्किन भी है, ठीक है ना। तो स्किन, इससे पहले हमने स्किन के बारे में पढ़ा कि स्किन और किस में पाया जाता है, तो वो अर्थवाम में उनकी मॉइस्ट स्किन पाई जाती है जिनसे। अब अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें, बाकी जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे आपके जैसे ये रेप्टाइल है, एबीज हो गया और मैमेलिया हो गया, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास वही एक चीज़ पाई जाती है, लंग्स, जिनसे वो रेस्पिरेशन करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन। तो एम्फीबिया के बाद जितने भी क्लासेस आते हैं, सारे क्लासेस रेस्ट ऑफ एक्सेप्ट एम्फीबिया, सबके अंदर क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन के लिए उनके पास क्या होता है, उनके पास लंग्स होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा और मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।